नमस्कार। दुनिया भर की खास खबरें समेटकर हम हाजिर हैं कार्यक्रम खबर दुनिया की लेकर। आपके साथ मैं हूं निखिल सिंह और इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि जर्मनी से लेकर तुर्की तक यूरोप में क्यों है बेचैनी, क्या है सीरिया के लोगों की खुशी की वजह और क्या अमेरिका और इजराइल के संबंधों में नए दौर का आगाज है या फिर एक पुराने अध्याय का खात्मा। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे दुनिया भर में क्रिसमस के विविध रंग और भी होगा बहुत कुछ। सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। बर्लिन के क्रिसमस बाजार को लहूलुहान करने वाला हमलावर इटली में मारा गया। हमलावर ने ट्रक से बाजार को रौंदा, 12 की मौत। आतंकी संगठन आईएस ने ली जिम्मेदारी। तुर्की में रूसी राजदूत की गोली मारकर हत्या, जांच के लिए तुर्की पहुंचा रूसी दल। पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के सामान्य होते संबंधों को बाधित करने की कोशिश। 91 यात्रियों को लेकर जा रहा लापता रूसी विमान काला सागर के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त। मलबा बरामद, उड़ान भरने के बाद रडार से गायब हो गया था विमान। खंडहर हो चुके सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर एलेप्पो पर सेना का 4 साल बाद पूरा नियंत्रण। शहर में लौट रहे हैं नागरिक, सड़कों पर जश्न। अमेरिका ने नहीं दिया इजराइल का साथ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीनी इलाके में बस्तियां बसाने के लिए इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास। फ्रांस के नीस में हुए हमले की ही तरह जर्मनी के बर्लिन में क्रिसमस बाजार पर भी हमला हुआ। हमलावर जश्न में डूबे भीड़ भरे बाजार पर तेज रफ्तार ट्रक के साथ घुस गया। हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 50 लोग जख्मी हो गए। हमलावर को दूसरे दिन मार गिराया गया। आईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बर्लिन का क्रिसमस बाजार रात के 8 बजे थे। पूरा बाजार रोशनी में नहाया हुआ था, हर तरफ जश्न था। ग्राहक क्रिसमस की खरीदारी के साथ साथ मौज मस्ती में डूबे हुए थे। तभी एक जोरदार आवाज हुई और एक तेज रफ्तार भागता ट्रक भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुस आया। पहले तो लोगों को लगा यह हादसा है, लेकिन जिस वहशी ढंग से बेलगाम ट्रक लोगों को रौंदते आगे बढ़ रहा था तो उन लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि वे नीस जैसे हमले का शिकार हो चुके हैं। करीब 50 से 80 मीटर तक ट्रक दौड़ता रहा जब तक उस पर काबू पाया जा सकता। आसपास तबाही फैल चुकी थी। जश्न में डूबे बाजार में हर तरफ चीख पुकार के साथ लोग भाग रहे थे। ट्रक ने 12 लोगों को मौत की नींद सुला दिया और करीब 50 लोग उसकी चपेट में आकर जख्म से करा रहे थे। ट्रक ने इंसानों के साथ साथ गली में लगे कई खंभे और दुकानों को भी रौंद डाला। हमलावर भागने में सफल हो गया, लेकिन शुक्रवार के तड़के इटली पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया जब वो मिलान शहर में घुसने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने दस्तावेज मांगे तो उसने बंदूक से हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में ट्यूनीशियाई मूल का हमलावर 24 वर्षीय अनीस आमरी मारा गया। इसमें कोई शक नहीं है कि मारा गया शख्स अनीस आमरी है, जो बर्लिन के हमले में शामिल था। ट्रक पर पोलैंड की नंबर प्लेट लगी हुई थी और उस पर इस्पात के गार्टर लदे हुए थे। माना जा रहा है कि हमलावर इस ट्रक को चुरा कर लाया था। ट्रक से कई फोरेंसिक सबूत जुटाए गए तो तार अनीस आमरी से जुड़े। दरअसल आमरी पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। सबूतों के अभाव में बीते सितंबर में उसकी निगरानी बंद कर दी गई थी। शरण पाने का उसका आवेदन खारिज कर दिया गया था, लेकिन प्रत्यर्पण के लिए ट्यूनीशिया से कागजात आने में देरी के कारण उसे जर्मनी में रहने दिया गया था। 4 साल तक इटली की जेल में रहने के बाद आमरी जुलाई 2015 में जर्मनी पहुंचा था। बताया जाता है कि आमरी 2011 में इटली एक शरणार्थी की तरह पहुंचा। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएस ने ली है। जुलाई में उसका आवेदन रद्द कर दिया गया था। आतंकी हमलों से बाजार में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी जरूर मची। बाजार उस वक्त बंद कर दिया गया। अगली सुबह बाजार फिर खुला तो दर्द और मायूसी जरूर थी, लेकिन हर चेहरे हर जुबान पर यही था कि आतंक को हराना है। हम डरे क्यों, वो हमें डराना चाहते हैं। हम बाजार जरूर आएंगे, हम इससे लड़ना सीखेंगे। बहुत बुरा लग रहा है, मैं दुखी हूँ। हमले के तुरंत बाद चश्मदीदों की जानकारी की बुनियाद पर 23 साल के पाकिस्तानी नागरिक नावेद बी को हिरासत में लिया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया। हमला इसी साल फ्रांस के नीस में हुए हमले के तर्ज पर किया गया था, जिसमें 70 लोगों की मौत हो गई थी। वहाँ भी लोग राष्ट्रीय दिवस के जश्न में डूबे हुए थे। तभी एक ट्रक ने दर्दनाक तरीके से भीड़ को रौंद डाला। पूरी दुनिया उस समय सन्न रह गई जब तुर्की में रूसी राजदूत की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
राजदूत एंड्रे कार्लोफ उस समय एक चित्र प्रदर्शनी के बाद मंच से संबोधन कर रहे थे। सबसे खास बात यह रही कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी दोनों देशों के रिश्तों में कोई कड़वाहट नहीं आई। दोनों देशों ने कहा है कि यह उनके संबंधों को तबाह करने की कोशिश है, लेकिन लोग इसमें कामयाब नहीं होंगे। चित्र प्रदर्शनी देखने के बाद बड़े ही सहज भाव से तुर्की में रूसी राजदूत एंड्रे कार्लोफ अपनी राय का इजहार कर रहे थे। ऐसे कलात्मक माहौल में सुरक्षा का घेरा यूं ही और शिथिल हो जाता है। इसी का नाजायज लाभ उठाकर एक पुलिसकर्मी उठा, अलेप्पो मत भूलो, सीरिया मत भूलो चिल्लाता हुआ कार्लोफ को गोली मार दी। कार्लोफ की हत्या से दुनिया भर में सनसनी फैल गई। घटना की दोनों देशों ने कड़ी निंदा की और दोहराया कि हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान को अपने दुश्मन फतेहुल्लाह गुलेन को घेरने का एक और मौका हाथ लग गया। हत्यारा तुर्की के विवादित धर्मगुरु फतेहुल्लाह गुलेन से जुड़ा हुआ है। रूस ने जांच शुरू कर दी है। आतंकवाद के खिलाफ शुरू की गई लड़ाई और मजबूत की जानी चाहिए। Dışındaki bağlantıları nelerdir? इसमें कोई बात छुपाने की नहीं है। हत्यारा FETO से जुड़ा हुआ था। Milli İstihbarat Teşkilatımız गुलेन को कटघरे में खड़ा करने का मतलब आंच को अमेरिका तक पहुंचाना है, क्योंकि गुलेन 1999 से अमेरिका में निर्वासित जीवन जी रहा है। तुर्की पहले भी अमेरिका पर गुलेन को शह देने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन गुलेन के बहाने अमेरिका पर उंगली उठाने को अमेरिका ने जोरदार ढंग से खारिज कर दिया है। जांच चल रही है, सच्चाई को सामने आने दीजिए। अमेरिका की हमले में किसी तरह की संलिप्तता का माहौल तैयार करना बिल्कुल मजाक है। सबसे खास बात यह रही कि इतनी बड़ी घटना के बाद दोनों देशों के रिश्तों में कोई कड़वाहट नहीं आई। दोनों देशों ने कहा कि उनके संबंधों को तबाह करने की कोशिश है, जिसमें लोग कामयाब नहीं होंगे। रूस और तुर्की के बीच युद्ध का इतिहास 4 शताब्दी पुराना है। इनके बीच आखिरी सैन्य संघर्ष से लेकर 100 सालों तक कलह की स्थिति बनी रही। सीरिया को लेकर दोनों के बीच काफी मतभेद हैं और इसी के चलते पिछले साल जब तुर्की ने सीरिया की सीमा पर रूसी विमान को मार गिराया था, तो दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। रूस ने इसे पीठ में छुरा भोंकने जैसा कदम बताया और बाद में तुर्की ने माफी मांग ली। फिर दोनों के रिश्ते पटरी पर लौटे। तुर्की के हस्तक्षेप से ही अलेप्पो से विद्रोहियों के निकलने का रास्ता साफ हुआ। शायद यही वजह है कि रिश्तों में फिर से आई गर्माहट को ऐसी घटनाएं प्रभावित नहीं कर पाईं। रूस का लापता सैनिक विमान रविवार को हादसे का शिकार हो गया। 91 यात्रियों को लेकर जा रहा रूसी विमान काला सागर के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक यह विमान सीरिया जा रहा था और रूसी शहर सोची से उड़ान भरने के तुरंत बाद यह रडार से गायब हो गया। सर्च ऑपरेशन के बाद काला सागर में विमान के मलबे को बरामद कर लिया गया है। यूरोप में मुसलमानों को लेकर बढ़ते आक्रोश के बीच रोमानिया के आम चुनावों में जीत हासिल करने वाले वामपंथी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के लिए तातार मुस्लिम समुदाय की शेविल शायदा को नामित किया है। 52 साल की शायदा के नाम पर राष्ट्रपति क्रिसमस के बाद मुहर लगा सकते हैं। तो जर्मनी से लेकर तुर्की तक यूरोप में जहां आतंकवाद का साया रहा, वहीं एशिया में सीरिया से लेकर इराक तक स्थितियां थोड़ी बेहतर दिखी। आइए देखते हैं आईना एशिया का। एलेप्पो पर कब्जे की जंग में विजय के साथ ही सीरियाई सेना ने एक और मोर्चे पर फतह हासिल की है, जो शायद ज्यादा सुकून देने वाला है। विद्रोही और नागरिक जो बाहर जाना चाहते थे, उन्हें मंजिल तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन कहते हैं कि घर की दरो दीवार से भी मोहब्बत हो जाती है और फिर यहां तो बसी बसाई दुनिया ही उजड़ रही थी। ऐसे में दर्द लाजिमी था और हुआ भी, लेकिन जान के आगे घर की क्या बिसात। कड़ाके की ठंड पर बारिश की मार, कठिनाइयों से जूझते लोगों की परेशानी में इजाफा, जंग से डरावने खंडहरों में तब्दील हो चुके अलेप्पो शहर से बाहर निकलने का इंतजार लंबा होता जा रहा था। मौसम ने थोड़ी मोहलत दी तो जाने वाले बसों में सवार होकर नई मंजिल की ओर चल निकले। शीशे पे पड़ी बौछारें, आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए शहर के आखिरी दीदार की कोशिश के बीच जैसे ही अंतिम बस ने अलविदा कहा, सीरियाई सेना ने पूर्ण नियंत्रण का ऐलान कर दिया। 4 साल बाद सेना का अलेप्पो पर नियंत्रण हो गया। एक हफ्ते के दौरान करीब 34,000 नागरिकों और विद्रोहियों को निकाला गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलेप्पो पर कब्जे को युद्धग्रस्त देश में स्थिरता लाने की दिशा में अहम कदम बताया। सीरिया को मुद्दा बनाने से बचना होगा। ऐसी सहमति बने जिससे पूरे सीरिया में शांति स्थापित हो और इसके ठीक बाद राजनीतिक स्तर पर बातचीत हो। पूर्वी अलेप्पो पर साल 2012 में विद्रोहियों ने कब्जा किया था।
सीरियाई सुरक्षा बलों ने लगातार हमले कर उन्हें कुछ एक हिस्सों तक सीमित कर दिया, लेकिन उन हिस्सों में आम लोग भी फंसे हुए थे जिन्हें निकालने का काम पिछले हफ्ते शुरू किया गया था। शहर की आबादी करीब 23 लाख है। ये सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, लिहाजा दोनों विद्रोही और सेना इस पर नियंत्रण करना चाहते थे। अब विद्रोहियों के खदेड़े जाने के बाद लोग जश्न मनाते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। बधाई सीरिया अलेप्पो, बधाई सीरिया। मैं बहुत खुश हूँ, फिर से हम पुरानी जिंदगी जी सकेंगे, लोग घरों को वापस आ सकेंगे। अलेप्पो में नियंत्रण के बाद एक बार फिर सीरियाई संकट के हल की बात शुरू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने शांति बहाली के नए सिरे से प्रयास की बात कही है, तो वहीं रूस के राष्ट्रपति ने कजाक राजधानी आस्ताना को बातचीत के लिए सबसे बढ़िया विकल्प तक बता दिया है। अहम बात यह है कि जल्द से जल्द सीरिया में शांति बहाल हो। राष्ट्रपति नजरबायेव ने यह प्रस्ताव पेश किया है। मुझे उम्मीद है कि इसके परिणाम अच्छे होंगे। रूस 2015 से बशर अल असद के समर्थन में सीरिया में बमबारी कर रहा है। जंग में ईरान भी सीरिया के साथ है। पश्चिमी देश और तुर्की विद्रोहियों के साथ हैं। 2011 में शुरू हुए संघर्ष में अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लाखों बेघर हो चुके हैं। इजराइल के सबसे पुराने और वफादार साथी अमेरिका ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव को लेकर हुई वोटिंग में उसका साथ नहीं दिया। नतीजतन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीनी इलाके में बस्तियां बसाने के लिए इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया। लगातार बदल रही दुनिया की सियासत में कुछ लोग इसे एक नए दौर की शुरुआत के तौर पर ले रहे हैं। ये नए दौर का आगाज भी हो सकता है या फिर पुराने अध्याय का खात्मा भी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इतिहास में ये पहली बार था जब अमेरिका इजराइल से हटकर खड़ा था। नतीजतन सुरक्षा परिषद में लाए गए प्रस्ताव में इजराइल हार गया। अवैध यहूदी बस्ती बसाने की गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा परिषद में मिस्र ने एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव के पक्ष में कुल 14 वोट पड़े, जबकि एक सदस्य के तौर पर अमेरिका ने वोट में हिस्सा नहीं लिया। पहले इजराइल ने ट्रंप से हस्तक्षेप कराया, जिसके बाद प्रस्ताव को वापस ले लिया गया, लेकिन मलेशिया, न्यूजीलैंड, सेनेगल और वेनेजुएला ने दोबारा इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। अमेरिका इस मामले में परंपरागत तौर पर इजराइल का समर्थन करता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा उसने नहीं किया। इजराइल ने प्रस्ताव को शर्मनाक, जबकि फलस्तीन ने इसे इजराइल की नीतियों के लिए बड़ा झटका बताया। किसने आपको इस फैसले के तहत यरूशलेम में हमारे शाश्वत अधिकारों को मानने का अधिकार दिया है? बस्तियों की समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि इसकी वजह से 2 राष्ट्र समाधान खतरे में पड़ गया है। यहूदी बस्तियों का मुद्दा इजराइल और फलस्तीन के बीच विवाद की प्रमुख वजह रहा है, जिसे दोनों देशों के बीच शांति की राह में एक बाधा के तौर पर भी देखा जाता है। इजराइल ने वर्ष 1967 में पश्चिमी किनारे और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। तभी से वहां पर लगभग 140 बस्तियों में करीब 5 लाख यहूदी रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से इन बस्तियों को अवैध माना जाता है, लेकिन इजराइल ऐसा नहीं मानता। अमेरिका का कहना है कि प्रस्ताव से पता चलता है कि बस्तियों की संख्या बढ़ रही है। परिषद ने अंततः महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज के मतदान ने नया रास्ता तय कर दिया है। इजरायली बस्तियों के फैलाव को लेकर ओबामा प्रशासन और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच लगातार तनातनी रही है। दोनों के बीच चली लंबी कड़वाहट का ये शायद आखिरी पन्ना था, क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी सूरत में ओबामा की नीतियों को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बेबाक डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि 20 जनवरी के बाद यूएन में स्थितियां अलग होंगी। दुनिया भर में जहां परमाणु हथियारों के प्रसार पर रोक लगाने की बात कही जा रही है और अमेरिका हमेशा इसका हिमायती रहा है, वहीं अब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर नया रुख अपनाया है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को अपनी परमाणु शक्तियां बढ़ानी चाहिए। इसके बाद ही आशंका बढ़ गई है कि क्या दुनिया भर के देशों में परमाणु हथियार हासिल करने की होड़ फिर से शुरू हो सकती है। अमेरिका को महान बनाने के वादे के साथ सत्ता में आए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को और शक्तिशाली बनाने की बात कही है। ट्रंप ने ट्वीट कर अमेरिका की परमाणु शक्तियां बढ़ाने पर जोर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स को गर्व के साथ तब तक अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए जब तक दुनिया की परमाणु के बारे में आंखें न खुल जाएं। ट्वीट के एक दिन पहले ही ट्रंप ने पेंटागन और रक्षा क्षेत्र के कुछ बड़े अधिकारियों से मुलाकात की थी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को व्लादिमीर पुतिन के जवाब के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने अगले साल रूस के
परमाणु हथियारों की शक्तियों को बढ़ाने का जिक्र किया था। हालांकि ट्रंप के ताजा ट्वीट से वर्तमान सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान प्रशासन दुनिया को परमाणु हथियार से मुक्त कराने के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि ट्रंप के ट्वीट में कुछ नया नहीं है, वो पहले भी प्रचार के दौरान ऐसा बयान दे चुके हैं। रूस को भले ही ट्रंप के बयान में कुछ नयापन नहीं दिख रहा हो, लेकिन चीन तो अलग महसूस कर रहा है। हमने रिपोर्ट पर गौर किया है और यूएस की नई सरकार की नीति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। चीन हमेशा परमाणु हथियारों में कटौती का वकालत करता रहा। अगर ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद परमाणु हथियारों को बढ़ाते हैं तो उनका ये फैसला बराक ओबामा की रणनीति के बिल्कुल उलट होगा, क्योंकि 2009 में वर्तमान राष्ट्रपति ओबामा ने साफ किया था कि अमेरिका परमाणु हथियार बनाने की होड़ को खत्म करने की दिशा में काम करेगा। दुनिया में तमाम मंचों से परमाणु हथियारों में कटौती की मांग लगातार होती रही है। ऐसे में ट्रंप का बयान नए विवाद को जन्म दे सकता है और परमाणु हथियारों के विस्तार का आह्वान नए सिरे से परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू कर सकता है। यूएस आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक अमेरिका के पास 7,100 परमाणु हथियार हैं, वहीं रूस के परमाणु हथियारों की संख्या 7,300 बताई जाती है। मेक्सिको में पटाखों के एक सबसे बड़े बाजार टुल्टेपेक में हुए विस्फोट में 35 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 लोग घायल हो गए। विस्फोट के समय बाजार में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे जो क्रिसमस और नए वर्ष के परंपरागत आयोजनों के लिए पटाखे खरीद रहे थे। अमेरिकाना के बाद अब खबर अफ्रीका से, जहां लीबिया से लेकर कांगो तक भारी उथल पुथल मची है। देखते हैं अफ्रीका नामा में। लीबिया के विमान A320 का अपहरण कर उसे माल्टा में जबरन उतार देने वाले अपहर्ताओं ने आत्मसमर्पण किया है। दोनों अपहर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। विमान लीबिया के साभा शहर से राजधानी त्रिपोली जा रहा था। उसमें 118 यात्री सवार थे। विमान के अपहरण के बाद पायलट का नियंत्रण टावर के साथ संपर्क टूट गया था। कांगो में राजनीतिक संकट गहरा गया है। राष्ट्रपति जोसेफ कबीला के विस्तारित कार्यकाल के खिलाफ तमाम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। विपक्षी पार्टियों के जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों के बीच सुरक्षा बलों के साथ हुए संघर्ष में 40 लोगों की मौत हो गई है। लोग पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं और ऐसा लगता है कि कांगो एक बार फिर गृह युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुका है। कांगो उबाल खा रहा है। लोगों का गुस्सा सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के तौर पर निकल रहा है। वजह है राष्ट्रपति जोसेफ कबीला का विस्तारित कार्यकाल। वर्ष 2001 से सत्ता पर काबिज जोसेफ कबीला का कार्यकाल 19 दिसंबर को खत्म होने के बाद भी उनके पद पर कायम रहने से लोग खासे नाराज हैं। सत्ता पर बने रहने का रास्ता एक अदालती फरमान से निकला। व्यवस्था दी गई कि कबीला नए नेता के चुने जाने तक सत्ता में बने रह सकते हैं। इसी का सहारा लेकर नवंबर में होने वाले चुनाव को अनिश्चित काल तक के लिए टाल दिया गया। इस हफ्ते कांगो के किंशासा, लुम्बाशी, लोमा और मतादी में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों के साथ झड़प में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने राहगीरों को भी नहीं बख्शा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने कांगो में मानवाधिकार के खुले उल्लंघन पर चिंता जताते हुए इसे बंद करने की बात कही। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक कम से कम 40 लोगों की मौत सुरक्षा बलों की गोलियों से हुई है और जबकि 460 से अधिक लोगों को बेवजह बंदी बनाया गया है। लोगों का विरोध सिर्फ कांगो तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बेल्जियम के ब्रसेल्स में भी लोगों ने जोसेफ कबीला को पद से हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। वार्ताकारों ने सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों से राजनीतिक संकट का हल तलाशने का अनुरोध किया है। रोमन कैथोलिक चर्च विपक्षी नेताओं और सरकार के बीच मध्यस्थता कर रहा है। पोप फ्रांसिस ने भी दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। che ho avuto con il presidente e il vicepresidente della Conferenza Episcopale della Repubblica Democratica del Congo। कैथोलिक चर्च के नेतृत्व में राजनीतिक वार्ता फिलहाल जारी है और वार्ताकारों ने कहा है कि लोगों में फिर से भरोसा पैदा करने के वास्ते जल्द ही समाधान तलाशना होगा। फिलहाल ऐसा होता आसान नहीं दिख रहा।
और अब बात ईसा मसीह के जन्मदिन के उत्सव यानी क्रिसमस के त्योहार की। क्रिसमस पूरी दुनिया भर में पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। सबसे खास बात है कि देश और स्थान बदलने के साथ ही इसको मनाने का अंदाज भी जुदा हो जाता है। हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर में क्रिसमस के विविध रंग। रंग बिरंगी रोशनियां, सुर और साज की महफिल। पेरू के लीमा में क्रिसमस के इस कार्यक्रम के जरिए बच्चों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरने की कोशिश। वाद्य यंत्रों की धुन को विभिन्न तरह की रंग बिरंगी रोशनी और धुनों में तब्दील कर बधिर बच्चों को क्रिसमस का नायाब तोहफा दिया गया। सुन पाने में असमर्थ करीब 50 बच्चों ने इस समारोह में हिस्सा लिया। क्रिसमस की खुशी में बेल्जियम का शाही महल रोशनी और मधुर संगीत के सुर में डूब गया। जर्मन और फ्रेंच संगीतज्ञों ने परंपरागत संगीत पेश कर समा बांध दिया। मनीला में 2 घरों के मालिकों ने अपने घरों को क्रिसमस के लिए सजाया है और इन घरों को आम लोगों के लिए निशुल्क खोल दिया है। सन 2010 से क्रिसमस हाउस के मालिक एलेक्स क्रूज अपने मकान की दरो दीवार और स्वागत कक्ष को सांता क्लॉस की ढेरों प्रतिमाओं और हजारों की संख्या में क्रिसमस लाइट से सजाते रहे हैं। यूक्रेन में ग्लास ब्लोअर्स और कलाकारों ने अपने हाथ से हजारों की संख्या में क्रिसमस के खिलौने बनाए हैं। क्लावदिएवो तारासोव कारखाना, जो कि 1949 में एक कांच के कारखाने के तौर पर बनाया गया था, 1953 में क्रिसमस ट्री से संबंधित सजावटी सामान बनाने लगा। वहीं मेक्सिको के लोग स्थानीय परंपरागत क्रिसमस नाटक पास्टोरेला खेलने के लिए मेक्सिको नगर के उत्तर में एकत्रित हुए। इस नाटक के खेलने का मकसद क्रिसमस की सच्ची भावना को आम लोगों तक पहुंचाना है। ये नाटक पूरे मेक्सिको में आयोजित किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा परंपरागत प्रदर्शनों में से एक का प्रदर्शन टी पोर्ट जोटलन में होता है, जहां पिछले 50 साल से नाटक का मंचन हो रहा है। क्रिसमस के मौके पर पुर्तगाल फुटबॉल फेडरेशन के खिलाड़ी अचंभित रह गए जब उन्हें एक अनजाने और रहस्यमयी सेंटा क्लॉज ने उपहार दिए और गले लगाया। खिलाड़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें पता चला कि ये सेंटा कोई और नहीं बल्कि पुर्तगाली कोच फर्नांडो सैंटोस थे। यूरो 2016 का खिताब पुर्तगाल के खाते में डालने वाले सैंटोस ने उपहार के तौर पर खिलाड़ियों को यूरोपियन चैंपियनशिप ट्रॉफी की प्रतिकृति भेंट की। खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। पूरी दुनिया क्रिसमस के जश्न में डूबी हुई है, तो पाकिस्तान ने भी इसका हिस्सा बनते हुए क्रिसमस ट्रेन चलाई है। पहले से ही असुरक्षा के माहौल में रहने वाले ईसाई अल्पसंख्यकों के लिए यह पहला मौका है जब उनकी खुशी के लिए हुकूमत ने कोई ऐसा आयोजन किया है। तो आपको छोड़े जाते हैं इन्हीं खूबसूरत झलकियों के साथ। आप उठाइए इनका लुत्फ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।